हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग इस वीडियो क्लास में पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 10th का अगला चैप्टर जो कि फिजिक्स में आता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस पार्ट में हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेनन भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि ये एक सीरीज़ चल रही है इस चैनल पर जिसमें हम लोग एक वीडियो में लॉन्ग फॉर्म में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दे रहे हैं और कई सारे चैप्टर्स हो भी चुके हैं और कुछ चैप्टर्स होने वाले हैं। तो पूरा हाई स्कूल का सिलेबस कंप्लीट कर ले रहे हैं हम लोग इस सीरीज़ में, और ये सीरीज़ आप सभी हाई स्कूल के बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। तो जो लोग देख रहे हैं वो तो जानते ही हैं, जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो पर आए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में देख लेंगे बाकी वीडियोज़ भी और आगे आने वाले वीडियोज़ भी। तो सभी लोग ध्यान से देखते रहिए। इस सीरीज़ से आपका पूरा हाई स्कूल का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद सिर्फ आपको प्रश्नोत्तरों की तैयारी करनी होगी, जो कि आप किसी भी क्वेश्चन बैंक बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो ध्यान से देखेंगे ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाएं और फिर आप प्रश्नोत्तरों को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बच्चों, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव दिखाती है, और जब भी कभी विद्युत धारा किसी कंडक्टर से, किसी सुचालक से होकर गुजरती है तो कैसे उस कंडक्टर के आसपास, उस सुचालक के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बना करता है। हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि एक छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। इसके अलावा विभिन्न रूप के सुचालक हम देखेंगे, जैसे कि सीधा चालक होगा जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो कैसे उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और गोल रूप में अगर कोई वायर है उससे अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इसके अलावा हम लोग विद्युत चुंबक भी देखेंगे और एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेनन हम पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर में जब आप आगे देखेंगे तब आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि चुंबक वह पदार्थ है जो लौह तथा लौह युक्त चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, क्या कहा गया है? चुंबक एक ऐसी वस्तु है जो लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, या ऐसी चीज़ें जो लोहे से बनी हुई हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगी, लौह युक्त चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। इसके अलावा चुंबक उन पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करती है जिनमें लोहे के समान गुण होंगे। अब ये गुण कौन से होते हैं उन पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास सभी वस्तुएं, पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, और परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट परमाणुओं के भीतर किस तरीके से है यह निर्धारित करता है कि पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी। चुंबक की तरफ आकर्षित होगा पदार्थ या फिर नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है, जैसे कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं परमाणु के भीतर। इनके एक व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं ये निर्धारित करता है कि ये जो सब्सटेंस है वो चुंबक की तरफ आकर्षित होगा या नहीं होगा। ठीक है, पदार्थ का जो चुंबकीय प्रकृति है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो किसी भी पदार्थ में जो परमाणु हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से व्यवस्थित हैं वे निर्धारित करेंगे कि पदार्थ का गुण कैसा होगा, वो चुंबक की तरफ आकर्षित होगा या आकर्षित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चुंबक के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कैसे होता है। ओके, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। चुंबक के गुण। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक छड़ चुंबक बनी है, इंग्लिश में इसको वार मैग्नेट कहते हैं। यहाँ पर इसके 2 ध्रुव दिख रहे होंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नॉर्थ पोल को हिंदी में कहते हैं उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, और ये वाला जो है ये साउथ पोल है और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ओके, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 ध्रुव होते हैं। आगे कहा गया है समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, समान ध्रुव मतलब एक जैसे ध्रुव, असमान ध्रुव मतलब अलग अलग। ठीक है, जैसे यहाँ पर N और S, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। ऐसे ही एक और चुंबक हम ले आए तो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बनाकर देखते हैं,
नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसी एक और चुंबक हम ले आए और यहाँ साइड में रख दी इसके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब यहाँ पर देखेंगे एक चुंबक का साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव और दूसरी चुंबक का नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव पास पास है, तो ये विपरीत ध्रुव हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे के करीब खींचेंगे, ठीक है। तो जो विपरीत ध्रुव होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यहीं पर अगर हम थोड़ा सा कुछ इस तरीके से अगर छड़ चुंबक को रख दें, दो एक जैसे ध्रुव एक दूसरे के पास में है, जैसे साउथ के पास साउथ है या नॉर्थ के पास नॉर्थ हो, तो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव एक जैसे ध्रुव हो गए, तो ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे बल्कि प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे के दूर भगाएंगे एक दूसरे को एक दूसरे से दूर भगाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो बस यही बात बोली गई है। नेक्स्ट कहा गया है स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। ये जो छड़ चुंबक है आपके सामने, ठीक है, अगर इसको आप बीच में एक धागे से बांध लें और ऐसे घुमा के छोड़ दें तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी, ठीक है। उत्तर दक्षिण दिशा आपको दिशाएं समझ में आनी चाहिए, सूरज किधर से उगता है, सूरज किधर जाता है, ठीक है। तो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण किधर होती है ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इस छड़ चुंबक को बीच से धागे से बांध के से लटकाएंगे तो कितना भी आप इसको डिस्टर्ब करें, घुमाएं, ठीक है, पर ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी। इसकी वजह ये है कि पृथ्वी के भीतर क्रस्ट मेंटल कोर में, कोर वाली लेयर में अगर देखें, बिल्कुल भीतरी लेयर में देखें तो बहुत गर्मी होती है, बहुत उच्च तापमान है, और जो वहाँ पर पदार्थ हैं, जो तत्व हैं, वो लिक्विड अवस्था में है लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, द्रव अवस्था में है। और पृथ्वी घूमती है तो वो द्रव भी घूमता है उसके साथ में, और जो वहाँ पर जो मेटल की आयनें हैं वो भी घूमती हैं साथ में। इससे होता क्या है कि वो मैग्नेट के तौर पर बिहेव करती हैं, चुंबक के तौर पर बिहेव करती हैं, और पृथ्वी घूमती है तो साथ में वो पूरा जो कोर का जो मटेरियल है, जो मेटल्स, आयंस, वो सब घूमते हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। इससे क्या है कि पृथ्वी में भी चुंबकीय गुण आता है, और पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उत्तर दक्षिण दिशा के अलॉन्ग ही है। इसलिए हमेशा कोई भी चुंबक अगर आप उसको फ्रीली लटकाते हैं तो वो हमेशा पृथ्वी पर उत्तर दक्षिण दिशा के अलॉन्ग ही ओरिएंट कर लेती है खुद को, उसी दिशा में रुकती है, ओके। इसीलिए एक अगर हम दिशा देखना चाहते हैं तो दिक् सूचक होता है, मैग्नेटिक कंपास नीडल होती है, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास नीडल किस तरह से होती है, जैसे हमारी घड़ी होती, ठीक उसी तरीके से उसमें बीच में एक ऐसी सुई होती है जिसमें एक तरफ तीर होता है और एक तरफ ये आर्क होता है। तो जिधर तीर होता है वो नॉर्थ पोल की दिशा दिखा रहा होता है, नॉर्थ दिशा दिखा रहा होता है, और जो आर्क होता है उधर साउथ दिशा दिखा रहा होता है। तो समुद्र वगैरह में जो लोग समुद्री यात्रा पर जाते हैं वहाँ हमारे रोड की तरह तो होता नहीं कि लिखा हुआ है इधर चले जाएंगे, राइट कर लेंगे, लेफ्ट चले जाएंगे, इतना किलोमीटर चले जाएंगे, वो सब वहाँ नहीं लिखा होता। उधर तो सारा सब तरफ पानी पानी दिखेगा। तो वहाँ पर दिशा सही से पता चले उसके लिए इस दिक् सूचक का, मैग्नेटिक कंपास नीडल का बहुत यूज होता है। ये बताता रहता है कि इधर उत्तर दिशा है, इधर दक्षिण दिशा है, ठीक है। तो आप किधर से आए वो यहाँ से आप अनुमान लगा लीजिए, वरना ऐसा होगा कि आप किधर से आएंगे किधर भी चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई रोड बनी नहीं होगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो दिक् सूचक की जो नीडल है वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। ये जो सुई है ये चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है, चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है, ओके। और ये हमेशा नॉर्थ साउथ दिशा में ही अलाइंड रहती है, ये नॉर्थ साउथ दिशा दिखाती है, ओके। तो ये दिशा ध्यान रखने में, दिशा जानने में हेल्प करती है। तो ये कुछ क्षण चुंबक के बारे में बताया गया। चुंबक हमेशा इस तरीके से एक क्यूबॉइड की फॉर्म में या रॉड की फॉर्म में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे आपने अपने घरों में अगर देखा हो तो स्पीकर में एक ऐसे गोल गोल करके सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में चुंबक रहा करती थी, ऐसे सर्कल की फॉर्म में रहती थी, ठीक है। इसके अलावा खेलने वाली चुंबक आती थी, वो उससे भी हम लोग ऐसे करके खेलते थे, आवाज़ करते थे, ठीक है। इसके अलावा बहुत जगहों पर कंप्यूटर के भीतर भी और डीवीडी वगैरह में भी कई जगहों पर चुंबक का प्रयोग होता है। आप देखते हैं विंडो में भी वहाँ पर मैग्नेट लगाई जाती है तो वो चिपक जाते हैं उसके जो गेट होते हैं, तो बहुत जगह पर इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो हमेशा इसी शेप में हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आगे कहा गया चुंबकीय क्षेत्र। देखिए किसी भी चुंबक के आसपास वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबक का जो बल है वो महसूस किया जा सके, ठीक है। चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबक का जो
प्रभाव है वो महसूस किया जा सके। जैसे आप एक चुंबक के आसपास लोहे के टुकड़े डालें तो चुंबक उनको चिपका लेती है, लेकिन अगर थोड़ा दूर पे लोहे के टुकड़े डालते हो तो मुश्किल से चिपका पाती है, और अगर ज़्यादा दूर पे लोहे के टुकड़े डालोगे तो फिर उनको नहीं चिपका पाएगी। यानी कि चुंबक के आसपास एक क्षेत्र होगा जहाँ तक चुंबक का प्रभाव महसूस होगा, वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक का प्रभाव महसूस होता है वह चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ओके। और चुंबकीय क्षेत्र की जो स्ट्रेंथ है, यानी कि काफ़ी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है या दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र है, ये टेस्ला में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो मात्रक है वो टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को आप दिक्सूचक की सहायता से समझ सकते हैं कि किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक कंपास की मदद से आप समझ सकते हैं। ठीक है, दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है। दिक्सूचक अभी मैंने आपको बना के दिखाया था पीछे, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये जो समुद्र में जो लोग यात्रा करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये दिशाएं दिखाता है, नॉर्थ और साउथ बता देता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप जान पाते हैं कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। ठीक है, इसकी ये जो सुई है वो फ्रीली घूम पाती है, स्वतंत्र रूप से घूम पाती है, और ये चुंबकीय पदार्थ की ही बनी होती है। ठीक है, आगे कहा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। देखिए, हर एक चुंबक के आसपास का जो क्षेत्र होता है जहाँ पर चुंबक का बल महसूस किया जा सकता है, चुंबक का प्रभाव महसूस किया जा सकता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप लोहे के छोटे छोटे टुकड़े बिखेर देते हैं चुंबक के आसपास, चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप लोहे के छोटे छोटे टुकड़े बिखेर देते हैं तो वो खुद को एक पैटर्न में अरेंज कर लेंगे, एक तरीके से व्यवस्थित कर लेंगे। तो वहाँ पर आपको कुछ काल्पनिक रेखाएं बनती हुई दिखाई देंगी, जिनको आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहेंगे। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर बनाता हूँ डायग्राम। जैसे ये मान लीजिए कि मैग्नेट हो गई, चुंबक। ओके, अब इसके आसपास हम लोहे के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे तो वो खुद को ऐसे व्यवस्थित कर लेंगे। हम तो उनको ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे, जैसे खाना में नमक स्प्रिंकल किया जाता है वैसे डाल देंगे, लेकिन वो खुद को व्यवस्थित करेंगे इस तरीके की आर्क जैसे पैटर्न में, गोला गोला जैसे पैटर्न बनाएंगे, वो सर्कल सर्कल जैसा पैटर्न बनाएंगे, वो खुद को इस तरीके से व्यवस्थित कर लेंगे। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके की वृत्ताकार रेखाएं जैसी दिख रही होंगी। ये जो वृत्ताकार रेखाएं जैसी दिख रही हैं ये काल्पनिक रेखाएं ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो हम इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण जानना चाहते हैं, एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं। ये डायग्राम भी आप तब बना देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए ये डायग्राम। ओके, क्या कहा गया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। यहाँ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, जब आप इसको पूरा ऐसे जोड़ देंगे तो ये जो आर्क बनेगा, इस आर्क में आप एक डायरेक्शन भी दिखा पाएंगे इस तरीके से। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। ठीक है, नीचे अगर आप दिखाते हैं तो इस तरीके से दिखाएंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाती हैं। ये बंद वक्र होते हैं, पूरा क्लोज सर्किल होता है। ठीक है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इस क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा घनी घनी हैं, ये ध्रुव के पास वाले क्षेत्र, जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उतनी पास पास नहीं है। ध्रुव के पास जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो ज़्यादा पास पास इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो ज़्यादा है और यहाँ उतनी नहीं है। तो जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा प्रबल होता है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ काफ़ी निकट में होती हैं, पास पास होती हैं, घनी घनी होती हैं। आगे कहा गया दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, यानी कि एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। यदि भी प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं होंगी चुंबकीय क्षेत्र की, जो कि संभव नहीं है। अब इसको मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से यहाँ देखिए सब लोग। ओके, ये जैसे छड़ चुंबक है हमारी, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बना रहा हूं मैं। ठीक है,
इस तरीके से। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा जाए और ऐसे काट के आ जाए, क्योंकि अगर ये यहाँ पे काट गई तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा, देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ये है, आपको बताई गई, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर काट गए, अभी यहाँ पर देखेंगे कि एक दिशा ये बन रही है और एक दिशा ये बन रही है, तो एक ही पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं होगा। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि यदि वो काट गई तो प्रतिच्छेद जहाँ पर हो रहे हैं वहाँ पर उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है, इसलिए वे एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ओके, आखिरी में कहा गया है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा प्रबल होगा वहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी, और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र कम प्रबल होगा या दुर्बल होगा वहाँ दूर दूर होंगी। जैसे अगर कोई आपको डायग्राम बना के दे इस तरीके से और कहे बताओ ए और बी दो बिंदुओं में कहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा प्रबल है, तो यहाँ ये पास पास है और यहाँ देखो यहाँ तो दूर दूर है ना। यहाँ इतने बड़े सर्किल में दो लाइनें आ गई, यहाँ एक ही लाइन आई, तो जहाँ पास पास है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो ज़्यादा प्रबल, और जहाँ दूर दूर है वो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का जो है रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, आई होप आप यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न पूरे तरीके से डिटेल से। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक क्षण चुंबक है, ठीक है, तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का बनेगा वो आप देख लें सभी बच्चे। ठीक है, और इस तरह से ये लाइनें यहाँ पर ऐसे आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्थ से जाएंगी, ऐसे इस तरीके से एरो बनेगा, नॉर्थ से जाएंगी, नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव से जाएंगी, और किधर दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगी, ठीक है। यहाँ ध्रुव पर ये पास पास है, इधर ये दूर दूर, ठीक है। यहाँ पर भी आप चाहे तो एरो बना सकते हैं, नॉर्थ से जाएंगी और इधर साउथ की तरफ आएंगी, ठीक है। ओके, ये क्षण चुंबक के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र है। इस तरीके से अगर कभी भी आप लोहे के टुकड़े डालते हैं तो क्षण चुंबक के आसपास वो इस तरीके से खुद को व्यवस्थित कर लेंगे, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी जानना चाहें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो आप वहाँ पर आप मैग्नेटिक कंपास रख सकते हैं, दिक् सूचक रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर दिक् सूचक रखेंगे तो उसकी सुई ऐसे ही होगी, ठीक है। अगर आप इसको दूसरे कलर से देखें तो ये इस तरह से, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर आप दिक् सूचक रखेंगे तो उसकी सुई ऐसे होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप दिक् सूचक रखेंगे तो उसकी सुई ऐसे होगी, क्योंकि उसकी जो सुई जो पॉइंटर है वो नॉर्थ की तरफ रहता है। अभी बताइए साउथ की तरफ तो नॉर्थ अट्रैक्टेड रहेगा ना, तो इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो फिर इस तरीके से रहेगा। जो आर्क है गोल घुमा हुआ चंद्रमा वाला जो एंड होता है वो साउथ होता है, और जो नुकीला वाला सिरा होता है वो नॉर्थ होता है। तो नॉर्थ की तरफ साउथ, साउथ की तरफ नॉर्थ, अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कहीं पर भी अगर दिशा जानना चाहते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर अगर आप दिशा जानना चाहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, तो आप वहाँ पर टेंजेंट बना लें और आपको दिशा पता चल जाएगी। जैसे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी। इस तरीके से आप किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानना चाहेंगे तो एक स्पर्शी रेखा बनाइए, ठीक है, और स्पर्शी रेखा से आपको दिशा पता चल जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये आपको सही से पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का पढ़ने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही टॉपिक है, दैट इज विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हैंस ऑरेस्टेड क्रिश्चियन नाम के एक व्यक्ति ने इसको ऑब्जर्व किया था। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक सर्किट से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किसी भी परिपथ से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये उन्हें कैसे पता चला, देखिए हम लोग वो एक्टिविटी डिस्कस करते हैं जो इन्होंने करी थी। एक परिपथ बना लेते हैं हम लोग, विद्युत परिपथ।
ठीक है, ये बन गया हमारा विद्युत परिपथ। इसमें हम इस वायर को देखेंगे, ध्यान से इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, ए बी वायर को देखेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने पास में क्या रखा, एक वही मैग्नेटिक कंपास नीडल रख ली, जो कि हमेशा की तरह नॉर्थ साउथ दिशा में ही रहती है। इसका जो पॉइंटर है वो नॉर्थ की दिशा में रहता है और जो आर्क है वो साउथ की दिशा में रहता है। ठीक है, उत्तर दक्षिण। ठीक है, इतना आप समझते होंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, तो करंट फ्लो होने लगेगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। जैसे ही यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होगी वैसे ही ये चुंबक पर, ये जो चुंबकीय पदार्थ की बनी हुई सुई है, इस पर बल लगेगा और ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ऐसा इन्होंने अलग अलग वोल्टेज लगाकर चेक किया, दिशा बदल कर भी चेक किया। दिशा बदलेंगे तो इसकी डिफ्लेक्शन की दिशा बदल जाएगी, पर ये हर बार हो रहा है जैसे ही इस पर करंट फ्लो हो रहा है। तो इन्होंने देखा कि जब सर्किट में करंट फ्लो होता है तभी इस पर बल लगता है और ये जो इसकी सुई है, नीडल है, ये मुड़ती है। ठीक है, किधर मुड़ती है इन्होंने बताया। एक शब्द याद रखें आप, स्नो, और कहा कि जब करंट साउथ टू नॉर्थ जाएगा, करंट विद्युत धारा साउथ टू नॉर्थ जाएगी। ठीक है, अभी किधर जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है। ठीक है, तो सब बच्चे जानते हैं इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो करंट किधर जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। करंट किधर जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। जब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा करंट, तो डिफ्लेक्शन सुई में किधर होगा, वेस्ट की तरफ होगा। ठीक है, जब करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, यानी कि करंट अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो सुई किधर डिफ्लेक्ट होगी, वेस्ट की तरफ। ठीक है, पर यहाँ उल्टा हो रहा है, करंट किधर जा रहा है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो करंट जब उल्टा जाएगा, नॉर्थ से साउथ जाएगा, तो डिफ्लेक्शन भी वेस्ट का उल्टा क्या होता है, ईस्ट, ईस्ट की तरफ होगा। ईस्ट किधर होगा, इधर होगा। तो ये सुई ऐसी है, कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। डिफ्लेक्शन होकर किधर हो जाएगी, ये यहाँ से इस तरह से बदल कर ये ऐसी हो जाएगी। ठीक है, यानी डिफ्लेक्शन किधर हो गया, ईस्ट की तरफ हो गया। ठीक है, तो क्या बताएगा, जब करंट साउथ टू नॉर्थ जाएगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जब जाएगा, तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ होगा, यानी सुई इधर जाएगी। और अगर उल्टा है, नॉर्थ टू साउथ, तो वेस्ट का उल्टा क्या होता है, ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाएगी सुई। ठीक है, ऐसा उन्होंने कई बार करके देखा और पाया कि जब जब करंट प्रवाहित कर रहे हैं तब तब ये जो सुई है, कंपास नीडल की जो सुई है, जो दिक् सूचक है, उसकी सुई डिफ्लेक्ट होती है, उस पर बल लगता है। और ये बल कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो और ज़्यादा विद्युत धारा जाएगी, तो और ज़्यादा बल लगाएगी, तो डिफ्लेक्शन और ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको इन्होंने कहा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो हैंस और क्रिश्चियन ने इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया था। अब हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर मैंने एक सर्किट बनाया है, ये सीधा एक तार है, इसके पास हमने ऑब्जर्व किया। कल को ये वृत्ताकार रूप में भी हो सकता है सर्किट, उसको भी हम देखेंगे। और फिर उसके बाद परिनालिका, एक कॉइल्ड फॉर्म का एक सर्किट बनाएंगे हम, उसमें भी हम देखेंगे किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि अगर हमारे पास कोई सीधा तार है, उससे जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। आपने देखा पीछे हैंस और क्रिश्चियन ने जब एक्सपेरिमेंट करे तो वहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया था, सीधे चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बना था और उसने प्रभाव डाला किस पर, दिक् सूचक पर। दिक् सूचक की सुई मुड़ गई। उससे ये पता चल रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर एक चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है, क्योंकि चुंबक को प्रतिकर्षित या आकर्षित करती है, तभी उसमें डिफ्लेक्शन होता है। ओके, अब यहाँ हम ये देखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसका पैटर्न क्या होगा, किस तरीके का बनेगा। ओके, देखिए यहाँ पर ये एक बैटरी है और ये विद्युत धारा आ रही है इस तरीके से, ये स्विच ऑन करने पर ये यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पेपर शीट है जिस पर लोहे के छोटे छोटे टुकड़े डाले गए हैं। ठीक है, और लोहे के टुकड़ों ने खुद को ऐसे व्यवस्थित कर लिया। छड़ चुंबक के आसपास टुकड़ों ने कैसे व्यवस्थित किया था वो आपने पीछे देखा। यहाँ पर ये करंट आ रहा है इस वायर के थ्रू, इस परिपथ में। बीच में हमने यहाँ पर एक पेपर शीट लगाई हुई है, उस पर लोहे के छोटे छोटे छीलन डाला हुआ है, बुरादा डाला हुआ है लोहे का। जैसे लकड़ी का बुरादा होता है वैसे लोहे का बुरादा आप ला सकते हैं। उसको जब छिड़केंगे आसपास, ऐसे फैला लेंगे तो वो खुद को ऐसे व्यवस्थित कर लेगा। तो एक सीधे चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा, ये तो पता ही है, पर कैसा बनेगा वो पैटर्न आप देख लीजिए। सहकेंद्रीय वृत्त होंगे, इनको कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। इन सब का जो सेंटर है वो इस वायर पर होगा। ठीक है,
ओके कहा गया चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सहकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे इस बिंदु के आसपास ऐसे सहकेंद्रीय वृत्त बने, ऐसे हर बिंदु के आसपास सहकेंद्रीय वृत्त बनेंगे। दूसरा कहा गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दिक् सूचक से ज्ञात की जा सकती है। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो हम अभी आपको राइट हैंड थंब रूल से देखना बताएंगे, ठीक है। आगे कहा गया चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं। इस चालक के जितना पास में आप रहोगे वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। जैसे जैसे चालक से दूर जाएंगे, इस वायर से जो नीले कलर का दिखाया गया उससे दूर जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होने लग जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, समानुपाती है धारा की शक्ति से। यानी कि जितना ज़्यादा आप यहाँ पर विद्युत विभवांतर लगाएंगे, वोल्टेज लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा करंट जाएगा, और जितना ज़्यादा विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट जाएगा उतना ही प्रबल यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ओके, चालक से आप जितना दूर जाओगे उतना चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता जाएगा, वीक होता जाएगा, कम होता जाएगा। दूरी बढ़ाओगे चालक से उतना ही चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए कि जैसा आपने करंट बढ़ाया, अगर वोल्टेज बढ़ी तो करंट बढ़ेगा ओम के नियम से, और करंट बढ़ा विद्युत धारा बढ़ी तो ज़्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब हम आपको बताते हैं कि इस सीधे चालक से होकर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो एक रूल होता है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड ये है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब क्या करना है ध्यान से देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए क्या किया गया है। दायां हस्त अंगुष्ठ नियम राइट हैंड थंब रूल समझाया गया है। देखिए एक व्यक्ति अपने राइट हैंड में इस करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़े हुए है, ऐसे चालक को पकड़े हुए जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस चालक को सीधे हाथ में पकड़ा है, अंगूठा नीचे क्यों है, अंगूठा उस दिशा में होगा जिस दिशा में विद्युत धारा होगी, ठीक है। अगर विद्युत धारा नीचे की तरफ तो अंगूठा नीचे की तरफ, विद्युत धारा ऊपर की तरफ तो अंगूठा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो फिलहाल मान लेते हैं इस चालक में जो विद्युत धारा है वो नीचे की तरफ है, तो हम इसको सीधे हाथ में पकड़ेंगे, अंगूठा नीचे होगा, तो उंगलियां जिस दिशा में घूम रही होंगी, उंगलियां जिस दिशा में घूम रही होंगी वही दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र की होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की होगी, ठीक है। अगर इसका उल्टा हो जाए कि मान लो करंट ऊपर जा रहा है, जैसे मान लो ये तार है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, इसका जो पॉइंटर है मान लो इधर करंट जा रहा है, तो हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे, अंगूठा ऊपर की तरफ, जिधर करंट जा रहा है, जिधर विद्युत धारा जा रही है उधर पे अंगूठा, तो अंगूठा ऊपर की तरफ। अब उंगलियां किधर घूम रही हैं, उंगलियां ऐसे घूम रही हैं, तो उंगलियां जिस दिशा में घूम रही होंगी उसी दिशा में जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमारी हमको जो है डायरेक्शन बनानी होगी। वापस आते हैं, अब जरा बताइए यहाँ करंट किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। हम इस चालक को ऐसे पकड़ेंगे, अंगूठा नीचे की तरफ होगा, उंगलियां ऐसे घूमेंगी, तो दिशा क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, ये ठीक है, ऐसे ऐसे दिशा हो जाएगी ऐसे, और इधर साइड इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ओके, तो आई होप सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास सीधा चालक ना होकर ऐसे गोल आर्क बना दिया है, सर्कुलर वृत्ताकार जो है चालक है। तो कहा गया किसी धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, आपके पास ये एक सर्कुलर लूप है और इससे जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो कैसा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। देखिए आपके सामने ये एक सर्कल रूप में बना हुआ है, वृत्ताकार जो है एक चालक है, ठीक है, और इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ प्लस लिखा है और यहाँ माइनस लिखा है, तो करंट इधर से जाएगा, करंट इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे करके और ऐसे बाहर निकल आएगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी जैसे हमने सीधे चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी और तब हमने देखा था चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ भी देखना है। यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रत्येक पॉइंट जो होगा, जो सर्कुलर छल्ला है, छल्ले का हर एक बिंदु जो होगा उसके आसपास वैसे ही सहकेंद्रीय वृत्त बनेंगे जैसे पहले बन रहे थे। इस डायग्राम में ये एक बिंदु लिया गया, इसके आसपास देखिए सहकेंद्रीय वृत्त बनाए गए, और ये एक बिंदु लिया गया, इसके आसपास भी सहकेंद्रीय वृत्त बनाए गए। ये पूरे नहीं करे गए हैं क्योंकि वृत्त कहीं ना कहीं आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। अगर आप इसको पूरा बनाने जाएंगे तो ये इस तरीके से पूरे होंगे सर्कल, इस तरीके से वृत्त पूरे हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से इधर नीचे भी पूरे हो जाएंगे ये, ठीक है। तो वहाँ पर सीधे चालक के आसपास इस तरह से सहकेंद्रीय वृत्त बन रहे थे, यहाँ पर चालक को ऐसे मोड़ दिया है तो चालक के हर बिंदु के आसपास उसी तरीके से सहकेंद्रीय वृत्त बनेंगे, ठीक है। डायग्राम आपको यही बनाना होगा, या आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, वो भी बना सकते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो दिशा पता करनी है वो भी आपको राइट हैंड थंब रूल से ही पता करनी है। ये मान लीजिए हमने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है, ये बैटरी है, ओके।
अब मान लीजिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव बना दिया हमने, ये करंट गया, ठीक है। तो आपको देखना है कि इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा, बिल्कुल जैसा आपने स्ट्रेट कंडक्टर के आसपास बनाया था अभी पीछे, बिल्कुल वैसे ही बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आप सर्किल पूरे करते जाइए और ठीक है, इस तरीके से सर्किल पूरे करते जाइए और ये आपका पैटर्न बन जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना होगा। ये और ये सेम डायग्राम है, बस इसमें थोड़ा सा अलग एंगल से फोटो खींची हुई मैंने सीधा बना दिया। अब आपको दिशा देखनी है चुंबकीय क्षेत्र की, तो आप देखो इस वाले यहाँ पर करंट ऊपर जा रहा है तो ऐसे उंगलियां घूमेंगी। अगर हम इसको सीधे हाथ में पकड़ेंगे तार को, करंट ऊपर, विद्युत धारा ऊपर, तो उंगलियां ऐसे घूम रही हैं, तो दिशा क्या हो जाएगी, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ, और ये इधर बाहर आएगा, ठीक है। अब करंट ऐसे जा रहा है, हर बिंदु के आसपास आप ऐसे बना सकते हैं, पर हर बिंदु के आसपास जब बनाओगे तो सब कुछ समझ में नहीं आएगा, सब एक के ऊपर एक बन जाएंगी लाइंस। यहाँ पर करंट नीचे जा रहा है, विद्युत धारा नीचे जा रही है, तो अब उंगलियां हमारी ऐसे घूमेंगी, तो अब ये हो गया ऐसे करके, और इधर बाहर आएंगी ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है दायां हस्त अंगुष्ठ नियम यानी कि राइट हैंड थंब रूल से ही पता चलती है, ठीक है। ये और ये सेम डायग्राम, ये आसान है तो आप ये वाला बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि ये वोल्टेज अगर आपने बढ़ाई तो करंट बढ़ जाएगा, विद्युत धारा ज़्यादा हो जाएगी, और विद्युत धारा बढ़ने से जो चुंबकीय क्षेत्र है वो और प्रबल हो जाएगा। ये जो वृत्त हैं ये और घने घने हो जाएंगे और दूर तक इनका जो है विस्तार होगा, दूर तक फैले होंगे, ठीक है। घने घने हो जाएंगे और दूर तक होंगे, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा प्रबल हो जाएगा, ज़्यादा दूर तक महसूस किया जा सकेगा, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने से विद्युत धारा बढ़ती है और उससे चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा प्रबल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात यह है कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही छल्ला लिया गया है वृत्ताकार। अगर मान लीजिए आपने ऐसे करके इधर से तार लेके गए, एक बार मोड़ा, 2 3 4 छल्ले मार दिए और उसके बाद बैटरी से कनेक्ट किया, तो जितने ज़्यादा आप छल्ले बनाएंगे, जितना ज़्यादा राउंड बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, क्योंकि हर राउंड का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो जुड़ता जाएगा और ज़्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सहकेंद्रीय वृत्त बनेंगे, ठीक है। जब हम तार से दूर जाएंगे तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाएंगे और दूर दूर होते जाएंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र फिर आपको कम महसूस होगा जैसे आप दूर जाएंगे, इस तार से इधर दूर जाएंगे या इस तार से इधर दूर जाएंगे, ठीक है। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती हैं, यानी कि हर एक बिंदु के आसपास ऐसे सहकेंद्रीय वृत्त बनेंगे, लेकिन आप केंद्र में देखेंगे जाके तो वृत्त इतने बड़े हो चुके होंगे कि ऐसे लगेगा जैसे वो सीधी रेखा हो। जैसे पृथ्वी भी गोल होती है पर इतनी बड़ी होती है कि आपको फ्लैट दिखती है ना, तो वैसे ये वृत्त छोटा बड़ा और बड़ा, उससे बड़ा उससे बड़ा, यहाँ तक बहुत बड़ा वृत्त होगा, उसका एक छोटा सा हिस्सा मैंने बनाया जो कि सीधा आपको दिख रहा है, पर ये भी आगे चल के ये वृत्त ही बनेगा, ठीक है। इधर से भी इधर से भी। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। आप देख लीजिए यहाँ चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है और इधर बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वृत्ताकार पास के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका ऐसा पैटर्न होता है, और ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने विद्युत धारा बढ़ाई तो वृत्ताकार पास यानी कि सर्कुलर लूप का जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो ज़्यादा प्रबल बन जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र को अगर आप देखेंगे चालक से जितना दूर जाओगे, तार से दूर जाओगे, तो चुंबकीय क्षेत्र आपको कमज़ोर महसूस होगा, ठीक है, कम होता जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या, ठीक है। अगर इसमें जैसे कि एक बार आपने राउंड लेके बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ऐसे आप 4-5 बार राउंड लेके फिर बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो जितने ज़्यादा राउंड होते जाएंगे, जितने ज़्यादा फेरे होते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाई देगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे में जुड़ जाएगा और फिर ज़्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाई देगा अगर आपने राउंड ज़्यादा मार दिए। ओके, ये पिछले टॉपिक से ही जुड़ा हुआ था, मैं आगे बढ़ता हूँ। कहा गया है परिनालिका, ये देखिए बहुत ही अच्छा ये एक टॉपिक है। क्या करना है आपको, तांबे का तार लेंगे आप, ठीक है, तांबे का तार ले लो, तांबे का तार जिसके ऊपर पतली सी थोड़ी सी इंसुलेशन हो, रबर टाइप चढ़ी हो, उस तांबे के तार को एक पेन के आसपास ऐसे आप लपेट लो अच्छे से, ठीक है, पेन पर लपेट लो, स्प्रिंग जैसी बनानी है आपको, ठीक है। तांबे के तार को ऐसे पेन के आसपास लपेट लो और फिर उसको निकालो तो कि स्प्रिंग जैसी बन जाएगी, इसी तरह की संरचना आपको प्राप्त होगी। तो ये तांबे का एक ऐसा तार जिसके ऊपर पतली सी इंसुलेशन चढ़ी हो, रबर चढ़ी हो, ताकि वो जब एक दूसरे को छुए तो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए।
तो इंसुलेटेड कॉपर वायर को जब आप इस तरह से स्प्रिंग के रूप में ढाल देते हैं तो उसे हम प्रणालिका कहते हैं। यहाँ पर ये बैटरी से कनेक्टेड आप देख पा रहे होंगे और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसके आसपास भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। बताया ही गया शुरू में ही चैप्टर में क्या कि प्रत्येक चालक के आसपास जब प्रत्येक चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, तो भाई साहब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है बिल्कुल छड़ चुंबक के समान होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पैटर्न है बिल्कुल आपको छड़ चुंबक जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, एक तरफ नॉर्थ पोल होगा और एक तरफ साउथ पोल होगा। ठीक है, तो बस अंतर यहाँ पर आपको ये दिखेगा, बाहर तो बिल्कुल समान वैसा ही है जैसा था। ठीक है, ये देखो एरो दिख रहे हैं आपको, बना देता हूँ यहाँ पर थोड़े से बड़े एरो। ठीक है, इस तरीके से नॉर्थ से जाते हुए साउथ की तरफ। तो प्रणालिका का डायग्राम आप देख रहे हैं कि जब स्प्रिंग जैसा ये कॉपर का बना हुआ जो है कुंडली बनी हुई है यहाँ पर, और बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने इसको। ठीक है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न ऐसा है। प्रणालिका क्या कहा गया, पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार। तांबे के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन इसके ऊपर रबड़ चढ़ी होगी तो आपको करंट नहीं लगेगा, और वो एक दूसरे से तार छुएंगे तो शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा। तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन जैसी आकृति अनेक फेरों वाली कुंडली को प्रणालिका कहते हैं। ठीक है, तो मैंने वही बताया कि स्प्रिंग की फॉर्म में आप बना लीजिए तांबे के तार को पेन के आसपास लपेट कर। ठीक है, फिर बैटरी से कनेक्ट कर दो। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और इस तरह से जाएंगी। प्रणालिका के बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण है, पर प्रणालिका के भीतर दक्षिण से उत्तर है। देखिए यहाँ भीतर भी आपको पीली पीली लाइंस दिख रही होंगी डायग्राम में, ध्यान से देखिए। यहाँ से निकल के ऐसे गई और अंदर फिर ऐसे गई, तो यहाँ तो हो गया नॉर्थ टू साउथ, यहाँ हो गया साउथ टू नॉर्थ, यहाँ हो गया उत्तर से दक्षिण, यहाँ दक्षिण से उत्तर। ठीक है, ऐसे ही नीचे उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। अच्छा, एक खास बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि प्रणालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये समांतर है, बिल्कुल सीधी सीधी हैं। तो जब समांतर होती है तो यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है भीतर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से दर्शाते हैं। ठीक है, खैर वो आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे जाकर। तो जैसे यहाँ पर देखो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी घनी है, यहाँ दूर दूर है। ठीक है, यहाँ घनी घनी है, यहाँ दूर दूर है, लेकिन भीतर सब जगह एक समान है, समांतर रूप से वो बनी हुई है। ठीक है, तो प्रणालिका के भीतर सभी जगहों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान प्रबलता वाला होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। ठीक है, प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे जहाँ पर घनी घनी रेखाएं हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल, जहाँ दूर दूर है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल, लेकिन जहाँ ना दूर दूर है ना घनी घनी है, बिल्कुल समांतर हो। ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे 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 बनी हुई है। तो अब बताइए, इस तरह की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनी तो ना कहीं पास है ना कहीं दूर है, सब जगह बराबर बराबर दूरी पर है, तो फिर ऐसा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहा जाएगा। और प्रणालिका के भीतर इसी तरीके की समांतर रेखाएं होती हैं। तो प्रणालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान होता है। और अगर आप विद्युत धारा की वैल्यू बढ़ा दोगे, यानी वोल्टेज बढ़ाकर करंट बढ़ा दोगे, तो फिर और ज़्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। सभी जगह विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है वो बढ़ जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करें तो बताया मैंने, प्रणालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण, प्रणालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर। जो मैंने पीछे बताया वही यहाँ पर स्लाइड में लिखा हुआ है। प्रणालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छड़ चुंबक तो ठोस होती है, पर प्रणालिका खोखली होती है भीतर से। उस प्रणालिका के भीतर आप कोई पदार्थ रख सकते हैं। तो कहा गया प्रणालिका के भीतर अगर आप नर्म लोहे की रॉड को रख देते हैं तो वो भी चुंबक तो दिखाती है, वो भी मैग्नेटाइज हो जाती है, चुंबक के तौर पर बिहेव करती है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक। कहा गया है कि अगर कभी भी प्रणालिका के भीतर अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर रख दें, नर्म लोहे की बनी हुई रॉड रख दें और फिर वो बैटरी से कनेक्ट कर दें, पीछे वाला डायग्राम, अगर आप यहाँ पर भीतर नर्म लोहे की रॉड रख दें और करंट को ऑन कर दें, तो आप देखेंगे कि इस प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो जो नर्म लोहे की रॉड है वो भी चुंबक बन जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे, करंट बंद होगा, उसका भी चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसी चुंबक है? विद्युत चुंबक है। जब तक विद्युत धारा मिलेगी तब तक वो चुंबक का काम करेगी, और जैसे ही विद्युत धारा बंद
वैसे ही चुंबकत्व भी खत्म। तो ये जो कैसी होती है, टेम्पररी चुंबक होती है, अस्थाई चुंबक होती है। प्रणालिका के भीतर अगर आपने नर्म लोहे की रॉड को रखा तो एक आपको अस्थाई चुंबक मिलेगी, जिसका चुंबक तो आप बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा बढ़ेगी और उससे चुंबक तो और ज़्यादा होगा, चुंबकीय क्षेत्र और प्रबल होगा, तो नर्म लोहे की रॉड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगी। ठीक है, आगे कहा गया है कि इसकी शक्ति बदली जा सकती है, जैसा कि मैंने बताया। ध्रुवीयता भी बदली जा सकती है, नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ में बदल सकते हैं। कैसे? अरे आप बैटरी के टर्मिनल्स बदल देंगे तो करंट दूसरी दिशा से जाने लग जाएगा, तो ध्रुव अपने आप बदल जाएंगे। ठीक है, और ये अधिक शक्तिशाली होती है। लेकिन स्थायी चुंबक को अगर हम बनाना चाहें तब क्या करेंगे? तो प्रणालिका के भीतर अगर हम स्टील की बनी हुई रॉड रख देते हैं, इसकी स्टील की बनी हुई रॉड रख दें प्रणालिका के भीतर और करंट को ऑन करें, तो फिर से वो स्टील की रॉड भी चुंबक बन जाएगी। लेकिन इस बार अगर आपने करंट को बंद किया तो प्रणालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र था वो तो खत्म हो जाएगा, पर उस स्टील की रॉड में जो चुंबकत्व आ गया है वो खत्म नहीं होगा, वो स्थायी चुंबक बन जाएगी। तो प्रणालिका के भीतर नर्म लोहे की रॉड रखने पर जो है विद्युत चुंबक बनती है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, जो कि अस्थायी चुंबक होती है। जबकि स्टील की रॉड रखने पर वो परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी, स्थायी चुंबक बन जाएगी। इसके अलावा एक और पदार्थ होता है अल्नीको। अल्नीको से बनी हुई अगर आप रॉड रखते हैं तो वो भी स्थायी चुंबक बन जाती है। एल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का ये जो है एलॉय है, मिश्र धातु है, और इससे बनी हुई रॉड अगर आप रखते हैं तो वो भी परमानेंट मैग्नेट बन जाती है। ठीक है, आसानी से चुंबक तो समाप्त नहीं होता है इसका, स्थायी चुंबक का, और इसकी शक्ति निश्चित होती है, उसको आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। विद्युत चुंबक की शक्ति को कम ज़्यादा कर सकते हो, वोल्टेज बढ़ाकर करंट बढ़ेगा, उससे ज़्यादा प्रबलता बढ़ जाएगी, पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। और इसकी जो ध्रुवीयता है, जो ध्रुव है नॉर्थ साउथ जो फिक्स हो गए वो फिक्स रहेंगे। ठीक है, और ये कुछ कमज़ोर होती है विद्युत चुंबक की तुलना में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक। चलिए सभी बच्चे पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप नहीं समझ पाएँ, या हो सकता है मैंने फास्ट बता दी हो, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है और एक ही वीडियो में हमको पूरा चैप्टर कवर करना है, तो सारी बातें हम बता रहे हैं, पर फिर भी आपको लगे कि नहीं कोई एक पॉइंट मैंने तेज़ी से बोल दिया, जल्दी बता दिया, तो आप उस पॉइंट को नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में ही आंसर भी दे दूँगा। ठीक है, हालाँकि मेरा प्रयास ये है कि कोई भी चीज़ जो है ज़्यादा फास्ट ना हो और सारी चीज़ें कवर भी हो जाए एक ही वीडियो में। तो आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आ रही है, सीरीज आप अच्छे से देख रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो आप क्लास को लाइक करते चलिए। सारी क्लासेस को जब आप लाइक कर देंगे तो एक प्लेलिस्ट आपके पास भी बन जाएगी और आप एग्ज़ाम के टाइम वापस से इसको दोबारा से देख सकते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, तो फिर चीज़ें दोबारा से रिफ्रेश हो जाएंगी आपके दिमाग में, क्योंकि टीचर्स भी आपके स्कूल में पढ़ाते ही हैं और आपको समझ भी आता होगा नो डाउट। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम जब आप जाएंगे तो वापस से टीचर सारा कुछ तो नहीं पढ़ा सकते, है ना, हो सकता है वो आपके पास हो ही ना, क्योंकि वो तो स्कूल में होंगे और एग्ज़ाम टाइम में गैप में तो आप घर पे होंगे। तो उस दौरान आप ये वीडियो सीरीज़ पूरी देख सकते हैं, तब तो आप घर पर होंगे, तो एक दिन में आप 3-4 वीडियो भी देख सकते हैं, है ना। एक दिन में पूरी फिजिक्स देख सकते हैं, एक दिन में पूरी केमिस्ट्री, एक दिन में पूरी बायोलॉजी रिवीजन फॉर्म में, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो जाएंगे। बट मैं चाहूँगा पहले से ही आप इनको देख लीजिए, पहले से ही आप पूरा समझ लीजिए। रिवीजन के लिए दोबारा देख सकते हैं, वो एक अलग बात है, बट पहले से प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, और सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, वो दोस्त जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं उनके साथ भी, और जो आपके स्कूल में नहीं पढ़ते हैं पर आप उनको जानते हैं, आपके आस पड़ोस में रहते हैं, आपके जो है कंपनी में है, तो उनको ज़रूर आप शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस सीरीज़ से जुड़ पाएँ और चैनल से जुड़ पाएँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। कहा गया है कि अगर कभी भी कि एक चुंबक के पास, ये देखिए एक चुंबक देख रहे हो आप कैसी यू शेप में है, यू शेप में, मैंने बताया था चुंबक किसी भी शेप में आप बना सकते हो। जैसे स्पीकर वाली चुंबक आपने देखी होगी, इस तरीके से ऐसे वृत्ताकार होती है। अभी हम लोग छड़ चुंबक पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे यू शेप में है। इस तरह की शेप आप अगर देखें तो इसको बोलते हैं हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। हॉर्स शू टाइप मैग्नेट,
हॉर्स मीन्स घोड़ा और शू मीन्स तो जूता होता है, लेकिन उसके पैर जो खुर होते हैं। तो अगर आप कभी भी हॉर्स को देखेंगे, घोड़े को देखेंगे, तो उसके आगे के पैरों में नीचे जो है इस तरीके का यू लगा रहता है, एक जो है मेटल का बना हुआ, ताकि उसके जो खुर है वो घिस ना जाए और वो रोड पर लंबे समय तक चल पाए। तो ये जो हॉर्स शू से मिलती जुलती है, इसीलिए इसका नाम हॉर्स शू टाइप मैग्नेट है, जो हमारी भाषा में यू टाइप मैग्नेट आप कह सकते हैं, पर हॉर्स शू टाइप मैग्नेट है। ठीक है। एंड्रे मैरी एम्पियर ने कहा कि किसी भी चुंबक के पास आप एक चालक को रखें, सीधा चालक हो चाहे गोल चालक हो, कैसा भी चालक हो, चालक मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। तो किसी भी चुंबक के पास आप जब एक चालक को रखें और उससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, उस पर बल लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस पर बल लगता है। ओके, और किस दिशा में बल लगेगा वो जानेंगे हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट मतलब कि बायां हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम इसकी दिशा पता लगाएंगे कि इधर बल लगता है। ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट मोटर में भी काम करता है। जैसे आप सबके घर पे पंखा लगा होगा, ठीक है, पंखे में जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो विद्युत धारा जाती है, तो वहाँ पर भीतर एक कॉइल होती है, और उस कॉइल से जब विद्युत धारा प्रवाहित हुई, जैसे आपने स्विच ऑन किया तो करंट गया तार से होता हुआ उस कॉइल में, वो कॉइल घूमी कैसे, उसमें विद्युत धारा तो आपने भेजी, स्विच ऑन करके विद्युत धारा तो भेज दी। तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो और वो एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, ठीक है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है मोटर के अंदर। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई कॉइल से जब आपने करंट गुजारा, करंट पास किया, तो उस पर बल लगता है और वो कॉइल घूमने लगती है, और जब वो कॉइल घूमती है तो फिर पंखे में जो पंखुड़ियाँ लगी हुई हैं मोटर में वो भी घूमती हैं और आपको हवा मिलती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर समझाया गया है कि यहाँ पर एक रॉड है, ठीक है, और इसमें हमने जैसे स्विच ऑन किया, यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ से ऐसे करंट गया इस रॉड से होता हुआ, तो इस चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हुई और ये चुंबक के पास रखी है, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, तो इस पर बल लगा। और ये देखिए येलो एरो से दिखाया गया इस पर किधर बल लगा। ठीक है, और हम लोग अगर जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जब भी कभी चुंबकीय क्षेत्र में कोई विद्युत धारावाही चालक रखा होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट यानी कंडक्टर रखा होता है, तो उस पर फोर्स लगता है, बल लगता है। चुंबकीय क्षेत्र में जब भी कभी कोई ऐसा चालक रखा हो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस पर बल लगेगा। और लगने वाले बल की दिशा क्या होगी ये बताया फ्लेमिंग के रूल से हम, यह फ्लेमिंग के रूल से हम बताते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि आप अपने बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करें। अंगूठा, पहली उंगली और बीच की उंगली, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, इसमें अंगूठा, पहली उंगली, बीच की उंगली को स्ट्रेच करें, बाकी दोनों को फोल्ड कर लें। तो ये तीन हमने निकाल लिया। अभी इनको परपेंडिकुलर रखना है, देखिए 90 डिग्री पर रहने चाहिए सारे, 90 अंश के कोण पर हों ये तीनों, ठीक है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब इन्होंने कहा कि अभी आप पीछे देखें कि चुंबकीय क्षेत्र में आपने वायर रख दिया, आपका उसमें करंट फ्लो करा दिया, विद्युत धारा प्रवाहित करा दी और उस पर बल लगा, तो बल किस दिशा में लगेगा ये कैसे ज्ञात करेंगे। इन्होंने कहा आप इस तरीके से अपने अंगूठे, पहली उंगली और बीच की उंगली को अरेंज करें। ठीक है, तो अगर आपकी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी, अगर आपकी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, और विद्युत धारा इस उंगली के द्वारा बताई जा रही होगी, तो अंगूठा बल की दिशा में होगा। ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। अगर ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, अगर ये वाली उंगली विद्युत धारा बता रही है, तो बल जो है वो पता चलेगा अंगूठे के द्वारा। ओके, तो ये इस तरीके से हम किस दिशा में बल लगेगा ये पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अभी हमको पढ़ने हैं, एक है ओवरलोडिंग, एक है शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग मतलब अतिभारण, शॉर्ट सर्किटिंग यानी कि लघु पतन। लघु पतन क्या है? शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब भी कभी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे को छू जाएं एक्सीडेंटली। जैसे केबल के भीतर तार होते हैं, अगर रबड़ मान लीजिए खराब होगी और वो गलती से छू जाए,
ठीक है। तो अगर कभी भी विद्युन्मय तार और उदासीन तार दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाए तो इससे होता क्या है कि सर्किट में बहने वाला करंट बहुत बढ़ जाता है, करंट अचानक से बढ़ जाता है और इससे क्या हो सकता है, स्पार्किंग के कारण आग भी लग सकती है। तो ये कब होता है, जब भी कभी वायर्स के ऊपर का इंसुलेशन ब्रेक हो जाए, तार के ऊपर जो रबड़ चढ़ी होती है वो खराब हो जाए, तो तार एक दूसरे से टच में आ जाए, या बाहर जो तार लगे होते हैं खंभों के बीच में अगर वो जो है आंधी वगैरह चलने से एक दूसरे के टच में आ जाए तो वहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में बेसिकली क्या होता है कि जो विद्युन्मय तार और उदासीन तार हैं दोनों एक दूसरे के संपर्क में अगर आ जाते हैं, छू जाते हैं, तो फिर वहाँ पर स्पार्किंग होगी और आग भी लग सकती है। तो ये एक थोड़ा सा एक्सीडेंटल जो है घटना हो सकती है, तो कोशिश करनी है कि इससे बचा जाए, ठीक है। दूसरा है अतिभारण, ठीक है। अतिभारण यानी ओवरलोडिंग। ये कब होता है, जैसे आपने देखा होगा बच्चों कि हॉस्टल वगैरह में जो बच्चे रहते हैं वो बहुत ऐसा उनको करना पड़ता है, उनको एक बोर्ड दिया जाता है और उस बोर्ड में एक ही सॉकेट रहता है, उसी से उनको अपना फ़ोन वगैरह चार्ज जो भी करना है वो सब करना है। तो वो क्या करते हैं, एक ही सॉकेट में एक 3 प्लग वाला सेटअप लगा लेते हैं। उसमें क्या होता है, ऊपर से वो फ़ोन लगा लेते हैं, नीचे से कोई और चीज़ कनेक्ट कर लेते हैं, सामने से कोई और चीज़ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। या बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, पंखा है, बल्ब है ना, और बहुत सारी चीज़ें उनका आगे से तार को छील लिया और एक साथ मिला के और सॉकेट में लगा दिया और माचिस की तीली से लगा दिया और एक साथ सारी चीज़ें चलने लग गई एक ही सॉकेट से। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, ये जो कर रहे हैं आप, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको ही हम अतिभारण कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं, कि हम बहुत सारे डिवाइसेस को, बहुत सारे उपकरण हम एक ही सॉकेट से चला रहे हैं, ठीक है। अब इससे होगा क्या, हर एक जो डिवाइस है, हर एक उपकरण अपना विद्युत धारा ड्रॉ करेगा। अब सारे के सारे डिवाइस एक ही सॉकेट से जब विद्युत धारा ड्रॉ करेंगे तो बहुत सारी विद्युत धारा आएगी एक ही सॉकेट से और वो सॉकेट गर्म हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर वो तार हैं वो भी गर्म हो जाएंगे और गर्म होकर वो तार पिघल सकते हैं, आग लग सकती है। तो ये एक काफ़ी बड़ी घटना हो सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ से। तो हमें ध्यान रखना है, ओवरलोडिंग से बचाना है। एक ही सॉकेट में बहुत सारे विद्युत साधित्रों को संयोजित नहीं करना है, एक सॉकेट में एक बार में एक ही चीज़ को लगाना है, ओके। इससे हम ओवरलोडिंग से बच पाएंगे और हमारा सर्किट भी सेफ रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ सुरक्षा युक्तियाँ बताई गई हैं कि डेली लाइफ में आप किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आप सुरक्षित रह पाएँ। तो कहा गया विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल करें। ये आपको फोटो दिख रहा होगा बच्चों, पहला वाला फोटो वो विद्युत फ्यूज का फोटो है। क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये विद्युत फ्यूज है, ये यहाँ पर कांच की जैकेट होती है जो आपको दिख नहीं रही होगी, तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। और किनारों पर मेटल के कैप होते हैं, बीच में एक पतला सा तार होता है, ये बहुत पतला सा तार होता है, ठीक है। ये पूरा आपका फ्यूज है, बीच में पतला सा तार है, ठीक है। अब इसको लगाया जाता है सर्किट में। इसका जो तार होता है वो टिन और लेड का बना हुआ होता है, टिन और लेड धातु के मिश्र धातु से बना होता है, ठीक है। जब हम इसको सर्किट में लगा देते हैं और मान लो बाई चांस अचानक से वोल्टेज बढ़ी और करंट ज़्यादा आ गया, अब करंट ज़्यादा आ जाएगा तो फिर ये जो बीच में तार है, ये जो तार है फ्यूज वायर कहते हैं इसको, फ्यूज वायर, ये गर्म हो जाएगा विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के कारण। हर तार गर्म होता है पर इसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा और ज़्यादा गर्म होकर पिघल जाएगा। इसका गलनांक कम रखा जाता है ताकि बाई चांस अगर वोल्टेज बढ़े तो ये तार जल्दी से गर्म होकर पिघल जाए और टूट जाए। टूटने से फायदा ये होगा कि करंट आगे जा ही नहीं पाएगा, विद्युत धारा आगे जा ही नहीं पाएगी, और विद्युत धारा जब तार में आगे जा नहीं पाएगी तो आगे जो भी उपकरण लगे होंगे उन सब में जब विद्युत धारा ही नहीं पहुंची तो वो बचे रहेंगे, से फूकेंगे नहीं। और अगर ये फ्यूज वायर ना होता, सीधा तार होता और ज़्यादा वोल्टेज होती तो ज़्यादा वोल्टेज से ज़्यादा करंट आता और ज़्यादा करंट से आगे के सारे उपकरण फूक जाते हैं, आग भी लग सकती थी, ओके। तो विद्युत फ्यूज इस तरीके से सुरक्षित रखता है हमारे घर में कई उपकरणों को। अगला है भू संपर्क तार। जैसे हमारे घरों में क्या होता है, कूलर होता है, फ्रिज होता है ना, बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जो धातु के बने होते हैं। अब मान लो हम गए फ्रिज से पानी निकालने के लिए, ऊपर हमने फ्रिज को छू लिया, हमें लग गया करंट, दिक्कत हो जाएगी, काम हो सकता है। तो क्या होता है, जो फ्यूज जो हमारा अर्थ वायर है, भू संपर्क तार है, ठीक है, ये क्या करता है, हर एक जो स्टैंडर्ड डिवाइसेस होते हैं उन सब में आपने देखा होगा कि 3 खूंटे वाला जो है प्लग होता है उसका,
2 खूंटे से भी काम चल जाता है, पर 3 खूंटे में जो एक मोटा वाला जो खूंटा होता है, सिर्फ फ़ोन के चार्जर में भी कई बार आता है, या प्रेस में होता है, या फ्रिज में होता है, कूलर में होता है, 3 खूंटों वाला प्लग होता है, उसको हम लगाते हैं और फिर डिवाइस चालू होता है। तो जो एक मोटा वाला जो खूंटा होता है वो भू संपर्क तार से जो है जुड़ा होता है। तो जैसे मान लीजिए हमने फ्रिज को चलाने गए तो और उस पर करंट अगर लीक था, तो अगर हम छू लेंगे तो करंट लग जाएगा, परंतु भू संपर्क तार अगर कनेक्टेड होगा तो वो जो करंट जो बॉडी पर लीक हो गया है वो तार से होता हुआ उस भू संपर्क तार से चला जाएगा ज़मीन के अंदर और हमें झटका नहीं लगेगा। तो भू संपर्क तार हमें सुरक्षित रखते हुए बचाता है। कब? जब कभी भी धातु का बना हुआ कोई उपकरण अगर उसमें करंट लीक हो जाए और हम ऐसे ही छू लेंगे तो चिपक जाएंगे। तो अगर अर्थ वायरिंग हुई होगी तो फिर क्या होगा, जो भी करंट लीक हुआ है उस उपकरण पर तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, तार के थ्रू भू संपर्क तार से होता हुआ ज़मीन में चला जाएगा और हम सुरक्षित बच जाएंगे। तो ये भू संपर्क तार का प्रयोग होता है, फायदा होता है, लाभ होता है। आगे कहा गया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी। एमसीबी आप जानते ही है, आजकल घरों में प्रयोग हो रही है, पहले कटआउट वगैरह होते थे, अब एमसीबी यूज होने लगी। तो एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका क्या काम है कि अचानक से अगर वोल्टेज बढ़ी तो ये गिर जाती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है, परिपथ खुल जाता है और विद्युत धारा आगे जा ही नहीं पाती और आगे के सारे जो उपकरण हैं हमारे वो सुरक्षित बच जाते हैं। ओके बच्चों, तो ये सुरक्षा मानक है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, अति भारण नहीं करना है। दूसरा, आपको जो वायर्स यूज करने हैं वो सही क्वालिटी के यूज करने हैं ताकि शॉर्ट सर्किट से बच सकें आप, ठीक है। और आगे ये 3 चीज़ों का भी ध्यान रखना है, विद्युत फ्यूज, भू संपर्क तार और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। भू संपर्क तार अर्थ वायरिंग होनी चाहिए आपके यहाँ और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर तो लगाए ही जाते हैं। इसके अलावा फ्यूज का क्या काम होता है वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये यहाँ पर देखिए घरेलू विद्युत परिपथ है, ठीक है। तो आपके घरों में जो विद्युत ऊर्जा आती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो सारा यहाँ पर बनाया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके घरों में जो विद्युत ऊर्जा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पैरेलल सर्किट में होता है, पार्श्व क्रम में जो है सारे जो है सेटअप बने होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हरे रंग का जो तार है वो भू संपर्क तार है, लाल रंग का तार लाइव वायर है, विद्युन्मय वायर, और काले रंग का तार उदासीन तार है, न्यूट्रल वायर। कहा गया घरेलू विद्युत परिपथ में 3 प्रकार के तार प्रयोग में लाए जाते हैं, विद्युन्मय तार जो कि लाल विद्युत वाला लाल कलर का होता है, उदासीन तार जो कि काले रंग का होता है, और भू संपर्क तार हरे रंग का होता है। भारत में जो हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्ट की आया करती है लगभग, ठीक है, और 50 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति होती है, 50 हर्ट्ज। खंबे से तार जो है मुख्य आपूर्ति वाले बॉक्स में आएगा, ठीक है, और यहाँ से फिर वो फ्यूज से होता हुआ आगे बढ़ेगा, ठीक है। देखिए ये खंबे से तार आए, ये खंबे से हमारे 2 तार आए, ठीक है, ये हमारे जो है फ्यूज से होते हुए हमारे घर में इस मीटर में पहुंचे, ये मीटर बना हुआ, ठीक है, मीटर में इनपुट हुआ और फिर ये बाहर निकले। अब ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में गए जहाँ से हर एक कमरे के लिए अलग अलग वायरिंग होती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जहाँ से जो है प्रत्येक परिपथ के लिए अलग अलग फ्यूज भी लगे होंगे, ठीक है। जैसे एमसीबी लगी होगी तो मान लीजिए एक कमरे में कोई गड़बड़ हुआ, वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम हुई, या मान लीजिए कि आग लगी वायर्स में तो वो एमसीबी गिर जाएगी। तो ये देखिए अलग अलग कमरे के लिए अलग अलग जो है ये सेटअप पैरेलल जो पार्श्व क्रम का लगा हुआ। ये देखिए जो मोटा वाला जो खाली जो है सॉकेट है वो उसमें हरा वायर जो है जुड़ा हुआ है। तो अगर मान लीजिए इसमें फ्रिज लगा हुआ और फ्रिज पे करंट लीक था तो वो करंट को तार लेके आएगा यहाँ और यहाँ से चला जाएगा ये भू संपर्क तार से ज़मीन में, और जो लीक करंट था वो ज़मीन में पहुँच जाएगा। तो भू संपर्क तार हमारे लिए काफ़ी काम का है, हमको काफ़ी बचा सकता है एक्सीडेंटल लीकेज अगर करंट का होता है, करंट मतलब कि विद्युत धारा। ओके, ध्यान रखिएगा, तो हम सुरक्षित बच पाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे घरों में विद्युत का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हुआ करता है पार्श्व क्रम संयोजन में, ठीक है। पार्श्व क्रम संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन से बेहतर है, जो कि हम आपको पीछे विद्युत वाले चैप्टर में बता भी चुके हैं। आप निश्चित तौर पर वो क्लास देख चुके होंगे, और अगर किन्हीं बच्चों ने पीछे की क्लास नहीं देखी, डायरेक्ट उनके पास ये क्लास पहुंची है या वो डायरेक्ट इस क्लास तक आए हैं, तो वो पीछे के सारे चैप्टर्स भी देख लें। बेहतर होगा कि आप विद्युत वाला चैप्टर देखें, उसके बाद आप आकर इसको देखें। तो ये चैप्टर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग था, हालांकि छोटा चैप्टर है। एक्चुअली इसमें एक और टॉपिक पहले हुआ करता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पर उसके हट जाने से और
मोटर और जनरेटर के कॉन्सेप्ट भी हुआ करते थे, पर वो सारे अब हट जाने से ये चैप्टर थोड़ा छोटा हो गया है और इसलिए ये जल्दी समाप्त हो गया। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सभी लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों तक।